नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद अब देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों को लेकर अभी से सियासी दल कमर कसते नजर आ रहे हैं। माना तो ये जा रहा है कि जल्दी ही रिक्त हुए विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब समझिए, प्रदेश की 10 विधानसभा चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं, जबकि एक सदस्य विधान परिषद भी संसद पहुंच चुके हैं। समाजवादी पार्टी के एक विधायक इरफान सोलंकी को अग्निकांड मामले में 7 साल की सजा का ऐलान हो चुका है, लिहाजा उनकी भी सदस्यता जाना तय है। यानी इन सारी सीटों को जोड़ दिया जाए तो सूबे की 11 सीटों पर उपचुनाव होना तय है। मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सांसद बनने के बाद इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। ऐसी ही स्थिति अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा सीट की है, जहां से लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक थे, वो अब सांसद बन चुके हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा सीट से विधायक जियाउर रहमान बर्क सांसदी का चुनाव जीत चुके हैं। प्रयागराज के फूलपुर सीट से प्रवीण पटेल अब सांसद बन चुके हैं। हाथरस के खैर विधायक अनूप वाल्मीकि भी सांसद बन चुके हैं, जबकि गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग, मिर्जापुर के माजवा विधानसभा से डॉक्टर विनोद कुमार सिंह भी अब सांसद बन चुके हैं। मीरापुर के विधायक चंदन चौहान भी अब सांसद बन चुके हैं। इन सारी सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना तय है, जबकि एक सूची और है जिसमें समाजवादी पार्टी के 6 बागी विधायकों पर भी तलवार लटकी हुई है। इनमें ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे, जलालपुर से विधायक राकेश पांडे, गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, कालपी से समाजवादी पार्टी विधायक विनोद चतुर्वेदी, चायल से विधायक पूजा पाल का नाम शामिल है। अगर समाजवादी पार्टी स्पीकर से इन बागियों के सदस्यता समाप्ति का आवेदन करती है और स्पीकर इन विधायकों को विधायकी से अयोग्य करार देते हैं तो उपचुनाव वाली सीटों की संख्या बढ़कर 17 हो जाती है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इन सीटों पर उपचुनाव होगा तो चुनावी संग्राम भी दिलचस्प होगा। चलिए, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे एक बेहतरीन पैनल के साथ कि क्या इस उपचुनाव में एक बार फिर अखिलेश राहुल की जोड़ी साथ साथ नजर आने वाली है और कितनी बड़ी चुनौती उपचुनाव में टीम योगी आदित्यनाथ के सामने होगी। उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफ़ी तेज है, क्योंकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने पटखनी देने की में कामयाबी हासिल की है, निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती होगी कि इस उपचुनाव में संभवतः टीम योगी आदित्यनाथ या टीम बीजेपी या प्रदेश अध्यक्ष टीम भूपेंद्र चौधरी कह ली जाए, उनके सामने इंडिया गठबंधन की ओर से मिलने वाली चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। अब समझिए, इसमें से ज़्यादातर सीटें जहां उपचुनाव होने हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में है। कुंदरकी की बात कर ली जाए, कटेहरी की बात कर ली जाए, मिल्कीपुर या फिर करहल की या इरफान सोलंकी वाली सीट की बात कर ली जाए। इसके अलावा अगर 6 विधायक अयोग्य करार दिए जाते हैं स्पीकर की ओर से, जिसमें ऊंचाहार, जलालपुर, गोसाईगंज, गौरीगंज, कालपी और चायल विधानसभा सीटें हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने निश्चित तौर पर एक चुनौती होगी कि क्या वो इन सीटों पर फिर एक बार अपने प्रत्याशी को जिताने में कामयाब होते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में अलग तरह के मुद्दे होते हैं और विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, उसमें मुद्दे अलग तरह के होते हैं। लेकिन जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे लोकसभा चुनाव में सर चढ़कर बोले, ऐसे में निश्चित तौर पर यह उपचुनाव का मुकाबला जो है, ये कहा जा सकता है कि 2027 का जो यूपी में विधानसभा चुनाव होना है उसका प्री क्वालिफाइंग राउंड हो सकता है। जाहिर सी बात है, ताकत झोंकने की बात दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार समीक्षा करने में जुटी हुई है। 60 सदस्यीय टास्क फोर्स ग्राउंड जीरो पर जाकर इस बात का मुआयना कर रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को इतने सीटों का नुकसान क्यों हुआ। मायावती अभी हाल में ही समीक्षा की हैं और निश्चित तौर पर उन्हें इस बात की चिंता है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनका वोट परसेंटेज कम हुआ, उनके लिए तो बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि मायावती के सारे वोट बैंक जो है वो धीरे धीरे इंडिया गठबंधन की ओर खिसकते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी लगातार मंथन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उसी जोश को कायम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं में देखने को मिली। चलिए, इस चुनौती पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं।
सबसे पहले हम स्वागत करेंगे प्रियंका जी का। आम आदमी पार्टी का नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ इस डिबेट में स्टूडियो में शामिल हैं। उसके बाद हम चलेंगे डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी के पास। हरिनाथ उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। और दीपक बघेल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यादव जी जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और चर्चा में बेबाकी से अपने राय रखने वाले सुनील त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। आवाज़ आ रही है? चलिए, अभी सुनील जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए कोशिश कीजिए उनसे संपर्क हो जाए। दिलीप जी, आप जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक तस्वीर पेश किए थे कि एक सशक्त विपक्ष की भूमिका होगी, चलिए वो तो कामयाब हो गया। अब जो ये 17 सीटों का, अगर मान लीजिए कि 6 विधायक उनको भी मैं शामिल कर दूं, समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक थे, तो अगर इनकी सदस्यता निरस्त हो जाती है तो 17 सीटें और नहीं तो 11 सीटों पर तो चुनाव होना ही है, जहां से विधायक जो है अब सांसद बन चुके हैं। अभी से तैयारियां दोनों तरफ से देखने को मिल रही है, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात कर ली जाए या फिर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की बात कर ली जाए। चुनौतियां किसके सामने ज़्यादा हैं, इंडिया गठबंधन या एनडीए के पास? देखिए संजय जी, चुनौतियां दोनों के लिए बराबर हैं, और ख़ास तौर पे ये उपचुनाव जो है, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसी के फेवर में जाता है ज़्यादातर, क्योंकि उनके पास संसाधन सारे जो है, प्रशासन सब कुछ उनके पास होता है, तो उनके फेवर में जाता है। लेकिन जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में जो है सीटें मिली हैं, तो ये कहना जो है थोड़ा सा सरल हो जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है अच्छा करेगी। रही बात जो है बागी विधायकों का, तो मनोज पांडे जी और अन्य लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जो है उस पे राज्यसभा चुनाव में जो है उन्होंने वोट किया था, वो बागी हो गए। और मनोज पांडे तो जो है अमित शाह जी की उपस्थिति में जो है सदस्यता भी ग्रहण कर चुके हैं। अब ये विवेक, स्वविवेक है भारतीय जनता पार्टी के जो है स्पीकर के ऊपर, विधानसभा स्पीकर के ऊपर, कि वो मानवता के नाते और लोकतंत्र की गरिमा बनाते हुए उनको जो है, जो दल बदल सदस्यता का जो है कानून है उसका पालन करते हुए उनकी इस्तीफा ले लेना चाहिए या उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। अब तक जो है समाजवादी पार्टी इन 6 विधायकों के खिलाफ जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है कि उनको जो है निष्कासित कर दिया जाए या जो है आगे के टर्मिनेशन के लिए जो है कोई प्रोसीजर किया जाए। मेरी जानकारी में अभी कल तक की बात है जी। तो निश्चित तौर पे जो है भारतीय जनता पार्टी अगर इस हिसाब से जो है जो कृत्य कर रही है, लोगों को जो है अपने पार्टी में जो है ज्वाइन करा रखा है, और उनको जो है टर्मिनेशन नहीं कराती, तो 6 सीटों के जो है होना। भारतीय जनता पार्टी कैसे टर्मिनेशन करेगी? तो समाजवादी पार्टी की ओर नहीं सर, समाजवादी पार्टी टर्मिनेशन के लिए कहेगी, लेकिन जो है विधानसभा अध्यक्ष का जो है मामला है, उनको जो है टर्मिनेट करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं, और मीनवाइल अभी जो है जो समय चल रहा है, इन लोगों ने जो है जो 11 सीटें जो है खाली हुई है, इस पे तो चुनाव होना लगभग तय है जी। 6 सीटों के लिए हम जो है कोई जो है बातें नहीं कर, ये तो जो टेक्निकल बातें हैं, और दल बदल कानून के तहत जो है इनको जो है टर्मिनेट कर देना चाहिए। रही बात जितनी भी विधानसभाएं हैं, अगर देखा जाए तो उसमें जो है ज़्यादातर जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो है विजय हासिल किया है, और निश्चित तौर पे जो है लोकसभा का चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए विधानसभा का छोटा होता है, क्षेत्र छोटा होता है, तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, खासतौर पे कांग्रेस और जो है आम आदमी पार्टी, जितने भी सहयोगी दल हैं, वो निश्चित तौर पे जो है समाजवादी के फेवर में ही जाएगा जी। निश्चित तौर पर चुनौतियाँ तो है ही, क्योंकि समाजवादी पार्टी को अपना परिणाम दोहराना है। हालांकि अगर 11 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी और आरएलडी के पास 5 सीटें थी, जहां से वो सांसद बन चुके हैं, और 5 सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी के खाते में थी, इरफान सोलंकी का अगर हम जोड़ लेते हैं तो, और एक एमएलसी विधान परिषद सदस्य। तो इन 11 सीटों का जो
निश्चित तौर पर ये आंकड़ा हमारे सामने है, ये बड़ा दिलचस्प है। चलिए, हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपका भी पक्ष जानना चाहेंगे कि ये जो उपचुनाव को लेकर के अभी से सारे सियासी दलों ने कमर कसने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये टीम योगी की बड़ी परीक्षा है, टीम भूपेंद्र चौधरी की बड़ी परीक्षा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनको सीटें गंवानी पड़ी थी, अगर इस उपचुनाव में वो सीटें बढ़ाने में कामयाब होते हैं तो एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि 2027 का रास्ता अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है। संजय जी, भूपेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की नाव ही डुबा दी। जब से भूपेंद्र चौधरी जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काफ़ी निराश है और भूपेंद्र चौधरी जी का जो रवैया है वो ब्यूरोक्रेट्स वाला है, नेता वाला नहीं है। मैं एक घटना को आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि हम धर्मेंद्र चौधरी से मिलने गए। अध्यक्ष महोदय हम लोगों को तो अंदर बुला लिए क्योंकि मीडिया के लोग थे, जो उनके मन में आया हो। इलाहाबाद से, बनारस से जिले स्तर कई पदाधिकारी गेट के ऊपर खड़े हुए थे। उन्होंने गेट आदेश दिया गेटमैन को, गेट बंद कर दीजिए, और वो बेचारे मिन्नत करते रहे, लेकिन भूपेंद्र चौधरी जी उनसे नहीं मिले। मैं गवाह हूं, प्रत्यक्ष गवाह हूं। तो आप सोचिए, जिले के पदाधिकारियों से आप नहीं मिलोगे, कार्यकर्ताओं से आप नहीं मिलोगे, तो क्या प्रदेश में आप सरकार बना पाओगे या सरकार चला पाओगे? तो अब योगी जी को इस समय मैं तो एक यही नसीहत देना चाह रहा हूं कि अपने पूरे घर की सफाई कर दे, तब तो शायद ये 11 उपचुनावों में कहीं सफलता मिल सकती है। वैसे संजय जी, मुझे तो उम्मीद नहीं है। मैं एक बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि जिन बिंदुओं की, मुद्दों की हम लोग चर्चा करते रहे, अब मुख्यमंत्री जी को शायद समझ में आ गया कि छोटे छोटे पत्रकार, छोटे छोटे चैनल जो बात कहते हैं वो सत्य होती है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जी। उन्होंने कहा कि विद्युत को लेकर के कि विद्युत आपूर्ति पूरे प्रदेश भर में की जाए। हम लोग चर्चा करते हैं ग्रामीण अंचलों में विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है, बाधित हो रही है, 4 घंटे 5 घंटे लाइट आ रही है। उस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए इस पे आपने भी चर्चा की। नहरों में पानी नहीं, किसानों की समस्याओं चर्चा की, मुख्यमंत्री जी उस पर भी गंभीर नजर आए। लॉ एंड ऑर्डर चर्चा की, उस पर गंभीर नजर आए। उन्होंने कहा कि अब जो है प्रदेश को अपराध मुक्त बिल्कुल ही बनाना है, और उन्होंने एसटीएफ, एसओजी, जो भी पुलिसकर्मी, उनको निर्देश दिया किसी भी प्रकार के आपराधिक घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। क्योंकि इधर देखिए अखबारों में हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की चर्चा नित्य प्रतिदिन होती नजर आ रही है। और यही सब कारण रहे कि योगी जी दोबारा सरकार बनाने में, मतलब संसद जिताने में सफल नहीं रहे। संजय जी, उत्तर प्रदेश की अगर आप चर्चा करो, क्योंकि दिल्ली दरवाजा यहीं से खुलता है, तो सौभाग्य है कि मोदी जी का दरवाजा कहीं से खुल गया, नहीं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं बंद हो गया था। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हार हुई है, ये हार भारतीय जनता पार्टी की नसीहत है, नजीर है, और अगर उस पर ये लोग ध्यान नहीं देते हैं तो 27 में फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। निश्चित तौर पर लोगों की समस्याएं भी थी, लोगों का कहना था कि साफ तौर पर पदाधिकारी गड्ढे मुक्त भी आज मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि ग्रामीण अंचलों में गड्ढे मुक्त कराए जाएंगे। गड्ढे तो मुक्त नहीं, सड़कें ही मुक्त हो गई। तो जब आप पैसा जो दिए हैं वो खाली ब्यूरोक्रेट्स खजाने में गया, उनकी अटालियों में गया, अट्टालिकाओं में गया है, होटलों में गया है। जनता का पैसा जनता तक नहीं पहुंचा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो टीम 11 में बार बार, अभी एक चैनल बैठा, मैंने वहां भी बात कही, जो आपने टीम 11 बनाई थी, वो टीम 11 कहां तक सफल हुई है? बदलिए उस टीम 11 को, कोई नए चेहरे लाइए, देखिए लोग काम करते नहीं करते हैं। मनोज सिंह जैसे लोग 36 विभाग लिए बैठे हैं, हम लोग चर्चा करते कोई असर ही नहीं है। मत समझो, 27 समझ जाओगे। ठीक है, निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमें लगता है कि चीज़ों को पटरी पर लाने की वो कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरह से लोगों की समस्याएं सामने आ रही थी, उन्होंने साफ तौर पर जनता दर्शन को लेकर के एक नई व्यवस्था जारी कर दी है कि हर जिला, रेंज और जोन स्तर पर अब जनता दर्शन का कार्यक्रम किया जाएगा और जनता के समस्याओं का समाधान करना होगा, और इसकी सीधे मॉनिटरिंग सीएमओ से की जाएगी, यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस से की जाएगी। हम चलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी। हरिनाथ जी, अब तो लोकसभा चुनाव में चलिए इंडिया गठबंधन ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर लिया, अब उपचुनाव में भी एक बड़ा आप लोगों का परीक्षा होने वाला है। इस बड़ी परीक्षा के लिए क्या आपकी तैयारियां हैं? क्या इस रिदम को मेंटेन रख पाएंगे आप? जी संजय जी, देखिए लोकसभा का जो चुनाव था उसमें इंडिया गठबंधन को
गांधी जी, जिनको ये भाजपा के लोग दो लड़के असफलता की एक कहानी बताया करते थे। उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरह से इनको चोट पहुंचाई है कि उपचुनाव क्या 2027 तक नहीं संभल पाएंगे। और 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसके पहले उपचुनाव जो आप 17 सीट या 11 सीट की बात कर रहे हैं, इसमें पूरी की पूरी सीट इंडिया गठबंधन में पक्ष में जाएगी। और हम लोगों को जो आशीर्वाद जनता ने दिया है, निश्चित रूप से जनता की मांग पर ये पार्टी के नेता लोग अपने गठबंधन की नीतियां बनाते हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव जी का पीडीए का फार्मूला सफल हुआ और उसमें आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा की अपार सफलता रही है, उनका गरीबों के प्रति, मैकेनिकों के प्रति, ड्राइवरों के प्रति जो शायद झुकाव रहा और अंतर संबंध बनाया और उनसे कम्युनिकेशन किया अपनी बातचीत का, उससे जो हमारा दलित वर्ग है जो बीएसपी की तरफ से कभी जल्दी डाटा नहीं था, लेकिन इस बार चुनाव में आदरणीय राहुल गांधी जी की गरीबों के प्रति संवेदनशीलता को देखकर इंडिया गठबंधन से जुड़ा है। तो क्या माना जाए कि उपचुनाव में आगे भी गठबंधन ये जारी रहेगा ना? जी, अभी तो यही माना जाए, क्योंकि अभी तो गठबंधन है ही है ना भैया। और उपचुनाव में हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग दोनों लोग मिलकर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से पराजित करेगी, यदि प्रशासनिक तंत्र का गलत ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया तो। ठीक है, क्योंकि प्रदेश के चुनाव में देखा जाता है प्रशासनिक तंत्र का किस तरह से उपयोग किया जाता है, आप तो देखते हैं। ठीक है, आरोप तो घोसी उपचुनाव को भी लेकर लगा था, लेकिन जीत समाजवादी पार्टी की हुई थी, क्योंकि निश्चित तौर पर ये तो हर एक सियासी दल का एक तरह से नियत बन गया है कि जब भी वो अपोजिशन में रहते हैं सत्तारूढ़ पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। दीपक बघेल जी, आवाज आ रही है? जी दीपक जी, भाई डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जो कांग्रेस प्रवक्ता है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर उपचुनाव होता है तो 11 सीटें तो ऑलरेडी रिक्त हैं ही सांसदी की वजह से। अगर 6 समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक थे वो भी अगर अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं तो 17 सीटों पर उपचुनाव होगा। इस उपचुनाव को लेकर के डॉक्टर हरिनाथ का कहना है कि लोकसभा की तरह ही हम एनडीए का सुपड़ा साफ कर देंगे। देखिए किसी हासियत पर बात है संजय जी, ये पार्टी कौन सी पार्टी कह रही है कि लोकसभा चुनाव के अंदर केवल निर्णायक से बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ी सी बढ़त मिली है तो हो सकता है कि अंदर उत्साह किसी न किसी के प्रकार का एक हानिकारक बोझ की तरह काम करता है। इस तरह से एक पार्टी को लेकर नाते हुए अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए, उनके कार्यकर्ता होने चाहिए। उनकी जो सरकार है, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी को लगाते हैं, पर जहाँ उनकी सरकारें रही है या उनकी सरकार क्या उस प्रकार से लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं पाए। निश्चित तौर पर यहाँ पर इन्होंने नौकरी की बात करी तो उनकी सरकार 1,000,000 नौकरी नहीं दे पाए, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 7 साल की सरकार के अंदर हमने 6.5 लाख से ज्यादा के रोजगार दिए, तो वहां पर उनकी सरकार पिछड़ दी है। ठीक है, कोई कुछ कारण है ऐसे जिनके कारण से भारतीय जनता पार्टी को शायद जनता का उतना विश्वास नहीं मिला, जनता ने उस प्रकार से आशीर्वाद नहीं दिया। कोई तो देखिए जीत में किंचित नहीं रहेगी, जनता को जो मिला ये भी सही वो भी सही, तो हम जनता को चल रहे, जनता की सेवा के भाव के साथ में चल रहे, गांव वाले किसान कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हम तो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं और उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अधिकारियों में किसी प्रकार का अगर कोई अधिकारी काम चोरी करता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से आदेश जारी कर दिए कि आप सीयूजी नंबर को उठाइए और अगर किसी कारण से आप सीयूजी नंबर नहीं उठा पाते तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए, आप प्रशासनिक अनुरोध कीजिए, सुरक्षा का भाग लोगों के मन में जागृत कीजिए, ऐसी सभी तमाम विभागों की समीक्षा करके। दीपक जी की आवाज जरा ठीक की जाए। दीपक जी, लोकसभा चुनाव से असल में तुलना होती है, लोकसभा चुनाव में कहाँ कमियां रह गई भारतीय जनता पार्टी की? क्या जो टीम 16 जो टास्क फोर्स गठित हुई थी उसने भीतरघात को लेकर के बहुत सारे रिपोर्ट संभवतः दिए हैं? पदाधिकारी व प्रदेश पदाधिकारी के लिए है और मुझे लगता है कि वही प्लेटफॉर्म होगा जहां पर ये विश्लेषण होगा और प्रदेश पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी इसके मिलकर विश्लेषण कर रहे हैं। और देखिए जो भी होगा हम पब्लिक डोमेन में आएंगे, हम तो अभी से तैयारियों में जुट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को गंभीरता से लेती है और गंभीरता पूर्वक हम अगले चुनाव की तरफ लग चुके हैं।
जो बीत गया सो बात गई, अब तो नए आगे की ओर देखना है और नए लक्ष्य की ओर देखना है, और भारतीय जनता पार्टी उसी लक्ष्य की ओर अग्रसित होकर आगे की ओर बढ़ रही है। चलिए ठीक है। प्रियंका जी, भाई आप भी अभी इंडिया गठबंधन की पार्ट हैं, औपचारिक रूप से घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन सुगबुगाहट इस बात को लेकर के है कि अब संभवतः आप लोग एकला चलो के रास्ते पर चलेंगी, जो चर्चाएं हैं जी। इस उपचुनाव में क्या संजय सिंह भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ दिखने वाले हैं, जैसे लोकसभा चुनाव में दिखे थे? ये तो पक्का ही है कि हम साथ ही में हैं और साथ में रहेंगे। अभी तक तो यही हम लोग का है कि हम लोग साथ ही में हैं। अब आगे शीर्ष नेतृत्व क्या कहेगा उसको तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि क्या है आगे। देखिए आज का क्या है कि कल का कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। लेकिन विधानसभा चुनाव जहाँ तक मेरे अरसे से मैं जानती हूँ, ये अपने इन पे हम लोग लड़ेंगे, है ना। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने अभी मैं कुछ दिन पहले आपके यहाँ डिबेट पे आई थी और मैंने बड़ी कॉन्फिडेंटली कही थी कि आपको इस चीज़ का था कि नहीं बीजेपी की इतनी सीटें कही जा रही हैं और इतनी सीटें आएंगी, बट मैंने कहा था कि देखिए इनकी 200 सीटें से ऊपर नहीं जाएंगी, है ना। और देखिए मेरी बात सत्य हुई, मेरा सत्य कथन हुआ। नहीं 240 आ गई ना, तो 240 ही तो हैं। आप ये बताइए 40 सीटें ये इनका जो इन्होंने एक दायरा बना रखा था उससे उस दायरे तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन मैंने एक प्रेडिक्शन और की थी कि आम आदमी पार्टी अगर पंजाब और दिल्ली में साथ साथ चुनाव लड़ी होती तो संभवतः परिणाम आपके फेवर में होते। देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें भी एक कहते नहीं है कि एक शीर्ष नेतृत्व ने कुछ सोचा है और कुछ समझा है। 6 आप देखिए 6 3 10 हमारी 10 सीटें हो गई, हरियाणा में 13 सीटें हैं। शायद हम एक लड़ते तो 6-7 सीटों से ज्यादा ना आते, लेकिन देखिए कुल मिला के 10 सीटें हमारी वहां पे हो गई हैं। तो ये एक रणनीति है किस तरह से हमें काम करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, ये हमारे जितने भी नेता हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और रही उपचुनाव की बात, अभी आपने उपचुनाव सिक्किम का देखा है, ठीक है। ये लहर के जैसे एक लहर चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके आधार पे ये भले जीत गए, लेकिन जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, ये दिमाग की बत्ती जल चुकी है लोगों की, और इनको अब मुक्की खानी है विधानसभा चुनाव में। तो क्या माना जाए, आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी अपने दम। मैंने अभी बोला तो मैं कि आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनाव तो मैं अपने दम पे ही, यानी ये मान लिया जाए कि अब इंडिया गठबंधन के साथ आप नहीं रहेंगी क्योंकि अपने दम पर चुनाव लड़ने का अर्थ ये अभी देखिए मैं पूरा जहां तक जानकारी है वहां तक मैं ये कह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव अपने दम पे लड़ेगी। ठीक है जी। हरिनाथ जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, भाई इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी ने भी पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में साथ दिया था आप लोगों का। अब हालात क्यों ऐसे हो रहे हैं कि भाई अलग अलग रास्ते पर चलने की बात हो रही है? आवाज में दिक्कत आ रही है हरिनाथ जी के, क्या आवाज ठीक की जाए? हेलो जी बोले। आ रही आवाज भैया? जी जी बोले। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी, सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी भदोही की, और उत्तर प्रदेश में देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। अब जैसा प्रियंका जी हरिनाथ जी की आवाज़ ठीक कर ली जाए फिर उनके पास चलते हैं क्योंकि कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। हरिनाथ जी लगता है कुछ दिक्कत आ रही है। सुनील जी भाई, एक प्रेडिक्शन और हम लोगों का चल रहा था, हालांकि इस पे निश्चित तौर पर एनडीए के खेमे से कहा गया था कि चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में खंड खंड होने की स्थिति आएगी। भाई पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हो ममता बनर्जी का क्या रुख है। आम आदमी पार्टी लगभग ये तय कर चुकी है कि अब वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, वरना पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। महाराष्ट्र में क्या कुछ है वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसी स्थिति में क्या उपचुनाव में इन लोगों को वो टारगेट अचीव करने में कामयाबी मिल पाएगी क्या, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में यह हासिल कर पाए? देखिए संजय जी, आपने भी देखा होगा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफी अंतर होता है। जनता समझती है कि प्रधानमंत्री चुनाव और मुख्यमंत्री चुनाव कैसे किया जाए। प्रधानमंत्री देश का होता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है।
जी। तो मेरा आकलन है कि दोनों चुनावों में जमीन आसमान का अंतर है। 11 उपचुनाव जो हो रहे हैं, मेरा अपना आकलन है संजय जी कि इस पे 50-50 लगभग जाएगा। अब ये अनुमान है, पिछली बार मैंने कहा था, अनुमान सही निकला। 25 से 35 मैंने सीटें कही थी, आई। क्योंकि देखिए उपचुनाव में कई सीटें ऐसी भारतीय जनता पार्टी की अपनी हैं जिसको इंडिया गठबंधन को हराना आसान नहीं है, और कुछ सीटें ऐसी इंडिया गठबंधन की हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में मेरा अनुमान है कि 2-4 वोटें इधर-उधर हो सकती है, बाकी 50-50 जाएगा। क्योंकि बहुत सी चीजें अब सरकार भी समझ रही कि हमने कहां कहां गलती की है, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी 3 दिन से मैं देख रहा हूं लगातार मीडिया के साथ भी वार्ता करने लगे हुए हैं, अधिकारियों की चाबी भी कस रहे हैं। बहुत चीजें उन्होंने देखी है कि जो आंख मूंछ के निर्णय लिए गए उन पे क्या रिजल्ट आया है। बिल्कुल सही बात है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी इस समय नियमित समीक्षा कर रहे हैं, आदेशों अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, आपने भी कहा कि जनता दर्शन, ऐसे कई कार्यक्रम करना शुरू कर दिए हैं, तो इसका कहीं न कहीं प्रभाव निश्चित रूप से चुनाव में पड़ेगा। दूसरी बात, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात हम करते हैं, देखिए संजय जी, मैं तो सबके बीच में रहता हूँ, विकास के कार्यों में अखिलेश जी की लोग तारीफ करते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में छोटी छोटी जनता भी योगी जी की तारीफ करती है। बिल्कुल। और ये सत्य भी है कि आपने भी देखा कि अखिलेश जी की सरकार केवल लॉ एंड ऑर्डर पर ही फेल हुई। जो विकास कार्य में बार बार नहीं गिनाऊंगा, कितने विकास कार्य उन्होंने लखनऊ किए, पूरी जनता देख रही है। और जो आज गड्ढे युक्त सड़कें हैं, ये गड्ढे मुक्त थी, मैं भी कहूंगा। लेकिन हमारी बहन बेटियां विश्वविद्यालय के सामने भी नहीं निकल पा रही थी। वर्ग विशेष के लोग और कुछ और लोग, असामयिक तत्व, जो हमारी बहन बेटियों को निकलना मुश्किल किए थे, जनता उसको बाखूबी देखी। इसके साथ जो ये प्रदेश दंगों में जला, ये कहीं न कहीं अखिलेश जी की लापरवाही कहिए या क्या सिस्टम उनका रहा कि 4-6 जिले हमारे आग के वशीभूत हो गए। इस कारण जनता ने देखा कि अखिलेश जी का तो लॉ एंड ऑर्डर इतना फेल हो गया कि वर्ग विशेष के लोग हावी होते जा रहे हैं, और जनता, विशेषकर मैं हिंदुओं बात करूंगा, भयभीत हुए, और भयभीत होने के कारण भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर दिए। निश्चित तौर पर सुनील जी, और लोक निर्माण विभाग की जहाँ तक बात कर ली जाए, तो आप भी ये जानते हैं, आप निश्चित तौर पर देखे होंगे कि किस तरह से लोक निर्माण विभाग का भारी भरकम बजट वापस कर दिया गया है और सड़कें टूटी फूटी रही हैं। एक बड़ी खबर आ रही है सुनील जी, इसके बाद हम चर्चा को जारी रखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी वायनाड से देंगे इस्तीफा। राहुल गांधी ने कल ही बोला था कि वो फैसला लेंगे कि वो रायबरेली से सांसद रहेंगे या वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ेंगी उपचुनाव। यह भी बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। हमने अपने डिबेट में ये पहले ही कह दिया था कि संभवतः प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका लड़की हैं, लड़ सकती हैं। निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर आ रही है, रायबरेली सीट से सांसद रहेंगे राहुल गांधी वायनाड सीट से देंगे इस्तीफा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है, और निश्चित तौर पर प्राइम डिबेट की उस खबर पर मुहर लगी है जब हम ये चर्चा कर रहे थे कि वायनाड संभवतः राहुल गांधी छोड़ेंगे और वहाँ से नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति होगा या फिर कोई करीबी चुनाव लड़ेगा। जी, निश्चित तौर पर इस बड़ी खबर के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर हम चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अहमद हसन आबदी और जावेद आबदी नौगावा सादात जनपद अमरोहा की ओर से देशवासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हाजी चांद आलम पूर्व चेयरमैन नौगावा सादात अमरोहा की ओर से आप सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हाजी चांद आलम पूर्व चेयरमैन नौगावा सादात अमरोहा। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ।
माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। तो ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। जाहिर सी बात है, चूँकि काफ़ी दिलचस्प होगा जब भी उपचुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में। 11 सीटों पर तो उपचुनाव होना ही होना है। अगर समाजवादी पार्टी के 6 बागी विधायकों पर भी कार्रवाई हो जाती है तो 17 सीटों पर उपचुनाव होना है। दिलीप जी, एक आंकड़ा है मेरे पास। बीजेपी -8.61% वोट में कमी आई लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस 3.1% का उसका इजाफा हुआ। समाजवादी पार्टी 15.48% का इजाफा हुआ। यानी सबसे ज़्यादा आम सभा चुनाव में 2019 की तुलना में समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली। बीएसपी के तो कह देंगे कि लोटिया ही डूब गई। 10.04% वोट कम हो गए, मात्र 9.5 के आसपास सिमट के रह गई। ऐसे में क्या लगता है कि ये जो उपचुनाव होंगे तो ये आंकड़ा इंडिया गठबंधन मेंटेन रख पाएगा क्या? जी, अभी हमने कहा है कि विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव में काफ़ी अंतर होता है। एक विधानसभा होती है और लोकसभा में लगभग जो है 4 से 5 विधानसभाएं होती हैं। तो निश्चित तौर पे जो है ये जो चुनाव का जो है सिस्टम है ये अलग है और शासन सत्ता ही जो है इस पे काफ़ी ज़्यादा होती है। घोषी अपवाद हो गया। लेकिन जिस हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगा है लोकसभा चुनाव में और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में, तो योगी जी ने जो है कमर कस लिया है। इस बात से जो है हमें जरा भी जो है डिनाई नहीं करना चाहिए कि जो है योगी जी ने कमर नहीं कसा, योगी जी ने कमर कसा है। इसके अलावा उनको जो है जो ये डेंट लगा है उत्तर प्रदेश से, उसमें आरएसएस और जो है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मोदी जी, योगी जी पे जो है भारी पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे जो है योगी जी उसका जो है कुछ न कुछ जो है शासन सत्ता में जो है सारी व्यवस्थाएं करेंगे, फेरबदल करेंगे। साथ में जो है जो लहर थी, एक लहर थी जो है इंडिया गठबंधन की, उस लहर के वजह से भी जो है ये सीटें आई हैं। लेकिन मूलभूत जो उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में जो है जो भी विकास का कार्य है, जो वहाँ के लोकल इश्यूज हैं, क्या वो पूरी तरह से जो है सॉल्व हुए हैं या हो रहे हैं, इस पे भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा निगाहें डालेंगी। साथ में विपक्षी पार्टियां, मैं विपक्षी पार्टियां कोई भी हो सकता है, कांग्रेस भी कुछ सीटों पे लड़ जाए, वो उनके आपस की बात है। उनको भी जो है जिस हिसाब से जो है उनका संगठनात्मक ढांचा है उसको जो है पूरी तरह से चाक चौबंद करना चाहिए। समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस में जो है संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह से जो है बिखरा हुआ है और यहाँ पे जो है एक जैसे भेड़ चलने वाली बात होती है, एक भेड़ जिधर गई उधर ही सारे के सारे लोग चले जाते हैं। तो ये हवा होता है, समाजवादी पार्टी का हवा होता है और उस हवा के तहत ये सीटें जीत के आते हैं। तो अखिलेश जी को इस काम के लिए जो है बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा कि अपने लोगों को बूथ लेवल पे कायदे से जो है मैनेज करें और पूरी तरह से काम करें। जो भारतीय अगर जीतना है तो उपचुनाव जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों या उनके खुद के विधायकों द्वारा जो है जो भी सीटें छोड़ेंगे उनमें जो है क्या क्या जो है काम हुए थे, क्या नहीं हुए थे, उसको जो है दिखाना पड़ेगा, बीजेपी की नीतियों को दिखाना पड़ेगा, तभी जाके जो है समाजवादी पार्टी के लिए जो है चुनौतियां तो चुनौतियां ग्राउंड जीरो की स्थिति क्या बनती है इस पर देखना दिलचस्प होगा। दीपक जी, भाई लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, डेयरी प्रोडक्ट के दाम बढ़ गए, महंगाई और बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा बना था, आप जानते हैं, क्योंकि मैं जब भी
मतदान के वक्त अपने संवाददाताओं से बात करता था, सबका यही कहना था कि न राम मंदिर चल रहा है, न मंगलसूत्र चल रहा है, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर के जनता वोट कर रही है। मैंने कई बार बीजेपी प्रवक्ताओं को इसी कार्यक्रम में, हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी भी मौजूद रहते थे, हम लोग अक्सर चेताते थे कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पर ये मुद्दे चलने वाले नहीं हैं। बिजली ग्रामीण अंचल में महंगी कर दी गई, साग सब्जी तमाम चीज़ें जो हैं किस तरह से महंगे हो गए, आसमान छू रहे हैं। क्या अभी वक्त नहीं है कि इन सब चीज़ों को कम करके जनता को फील गुड महसूस कराया जाए? दीपक जी। जो भी मसले हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने आए उस पर विचार करने को निश्चित ही जनता को देने का काम हमने भी सरकार ने किया और वर्तमान में आगे भी निश्चित ही करने जाएगी। लेकिन आप देखिए, सेवा सुरक्षा सुशासन विकास और सांस्कृतिक विकास पार्टियों पहल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी। हम अपनी नीतियों को लेकर जनता के बीच में गए, जनता को विकास काम दिखाया, हमने बताया कि किस प्रकार से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी पूर्ण रूप से बदला है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है। उसी के साथ हमने दिखाया कि लोगों को आज देखिए जन सामान्य को आज हम 80 करोड़ ऐसे लोग थे जिनको लगातार हम देश के अंदर राशन पहुंचाने का काम कर रहे थे, हम लोगों को आवास देने का काम कर रहे थे, हम लोगों को घर में जल से नल देने का काम कर रहे थे। और कुछ जो मुद्दे थे संविधान के मुद्दे इन लोगों को लेकर जब विपक्षी लोग जनता के पास मिले तो भगवान के कारण से आज जनता ने इनको विश्वास जताया है। तो देखिए, किसी प्रकार से जनता के जनादेश को मैं लगाता नहीं, मैं उससे सम्मान करता हूँ क्योंकि जनता है वही जनादेश जो भी आदेश देता है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और निश्चित तौर पर हम सभी कर्मियों को रियलाइज करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हम जनता के बीच में दोबारा से जा रहे हैं, हम जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि आप किसी भी सरकार के दौरान जब देख लीजिए, आप भी महंगाई दर आज भी 5% के आसपास बनी हुई है। चाहे ये कांग्रेस सरकार के अंदर डबल डिजिट के अंदर थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर सिंगल डिजिट है। तो सभी सरकार पर कुछ महंगाई बढ़ती है, परंतु उसको किस प्रकार से काउंटर करना है, किस प्रकार से लोगों को सुविधा देनी है, ये भी हमारी सरकार ने किया। रोजगार का एक बहुत बड़ा विषय होता था, तो आप देखिए हमारी भी सरकार थी जिसने दोनों ही पिछली सरकार से ज्यादा रोजगार देने का काम किया। बिल्कुल दोनों ही यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है मुझे, समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर 1,95,000 रोजगार दिए गए थे और समाजवादी पार्टी के अंदर 1,80,000। हमारे 5 साल की सरकार में 4.5 लाख सरकारी रोजगार देने का काम पहले ही टर्म में कर दिया था। और दोनों ही टर्मों को अगर मिला दिया जाए और मुझे 6.5-7 साल की सरकार को मिला दिया जाए तो 6.5 लाख से ज्यादा हम सीधे रूप से सरकारी विभागों में रोजगार दे चुके हैं। उसके अलावा हमने चाहे सहकारी समिति बनाई हो, महिलाओं को से जोड़ने का काम किया हो, चाहे हमने बैंकिंग समिति के माध्यम से, ऐसे कई विभिन्न माध्यमों के एमएसएमई के माध्यम से हमने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया। देखिए, सरकार अपने रूप से किस प्रकार से काम करना चाहती है वो काम कर रही है, परंतु हो सकता है जनता के मन में फिर भी मैं संजय जी बोलता हूँ जो जनता के ऊपर हो सकता है कुछ कमियां आई हो, शायद उनका किसी प्रकार में भरोसे की हमारे वोट में कोई कमी आई हो, आप फिर से जनता के पास में जाएंगे, जनता को बताएंगे और आप भरोसे की लोगों को फिर से मजबूत करेंगे। देखिए बघेल जी, 2-3 बातें मैं आपसे जानना चाहूँगा। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार इस बात का मुद्दा उठा कि अब पेपर लीक नहीं होने पाएगा, पेपर लीक को लेकर के सख्त कानून बनाए जाएंगे। नीट को लेकर के जिस तरह से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, और सिर्फ शात्री सड़कों पर नहीं है बल्कि अब तो आम आदमी पार्टी ने भी कल ऐलान कर दिया कि पूरे देश भर में वो देशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। तो इस तरह के मामले युवाओं को कहीं ना कहीं नाराज तो कर रहे हैं ना। देखिए संजय जी, देखिए सरकार ने शिक्षात्मक सभी एग्जाम को कराने का काम किया, परंतु देखिए जो नकल माफिया है हमारी सरकार में पहले से नहीं था, वो पूर्व की सरकार का था, उस पर कड़ी कार्रवाई करने के काम हमारी सरकार ने किया। हमने तय कर लिया कि कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा नकल के माध्यम से आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे उसके लिए हमें दोबारा से पेपर कराने पड़े। और उसको देखिए गंभीरतापूर्वक से लिया। पहले की सरकार में क्या होता था कि बच्चों को अगर नकल के माध्यम से हो जाता तो थोड़ी सी छोटी मोटी कार्रवाई करके उनको छोड़ दिया जाता था, पैसे लेके लोग लग जाते थे, जो अच्छा मेहनत करके जाता था उसका बदला नहीं हो पाता था। और हमारी सरकार ने कड़ी रूप से उनको कार्रवाई करने का काम किया। और देखिए किसी भी सरकार के लिए किसी आत्म को स्वयं स्वीकार करने का एक बड़ी बात होती है, और हमने उस डर को भी पीछे हटा दिया, परंतु बच्चों के छात्रों को देखते हुए हमने किया। जनरल प्रधान जी ने भी कहा है कि देखिए जो भी गड़बड़ियां हुई है, जिन लोगों ने भी गड़बड़ी की है, हम निश्चित तौर पर उनको कार्रवाई करने जा रहे हैं, कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं और ऐसी कार्रवाई करने जा रहे हैं
अरे भाई दीपक जी देखिए, यही तो कमियां रह जाती है ना। मोदी की गारंटी को लेकर के मुझे कोई असमंजस नहीं है, लेकिन सरकार के मंत्री जब कहते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, बिहार में खुलासा हो गया ना कि किस तरह से 35 छात्रों को 2 घंटा पहले एक कमरे में बंद करके पूरा रटाया गया, वहाँ से खुलासा हो गया ना कि पेपर लीक हुआ था। तो फिर क्या दिक्कत है? इस परीक्षा को रद्द कीजिए, फिर से सबको एग्ज़ाम में लाइए। भाई अखबार लिख ही रहे हैं, मीडिया दिखा ही रहा है, गोधरा का क्या कनेक्शन हो वो भी सबके सामने आ गया। फिर आपके सफाई देने से क्या होता है? ये जनता बहुत बारीकी से आकलन करती है। ये अब 21वीं शताब्दी की जनता है, हमसे आपसे ज़्यादा बेहतर वो चाय गुमटी पर इस बात का आकलन होता है। प्रियंका जी बताएं। देखिए भैया, नीट की परीक्षा को लेकर मैं कहना चाहूँगी कि आप बताइए, आपने भी परीक्षाएं दी हैं और जो जितने सहयोगी यहाँ बैठे हैं सभी यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, और एक परीक्षा कितनी, एक शिक्षक के लिए कितनी कहते नहीं कि मेहनत का काम होता है, कितनी तैयारी करता है, सालों लोग तैयारी करते हैं तब परीक्षा देते हैं, और इस तरह के परिणाम जब सामने आते हैं कि पेपर लीक हो गया तो उन छात्रों को कितना कष्ट होता होगा, आप ये बताइए। बिल्कुल। और सरकार को इस पे पूरी तरह से गौर तलब तरीके से ध्यान देना चाहिए, और ये उनका गैर जिम्मेदारी इनका रवैया जो है इसको जनता देख रही है और इसका भी चुनाव में जवाब देगी। और देखिए, जो भविष्य है, ये जो बच्चे हैं, यही भारत का भविष्य है। निश्चित तौर पर महंगाई को लेके दिलीप जी आंकड़ा पर जो सरकार चलाने की कोशिश की है, चाहे वो किसी राज्य की सरकार रही हो जी, हमें लगता है जनता जब तक फील गुड महसूस नहीं करती है ना, तो फिर जनादेश का वो इंतजार करती है, और ऐसा जनादेश देती है कि बड़े बड़े सत्ता परिवर्तित हो जाते हैं। हम केवल आंकड़ा उनको बताएंगे कि हमारा कैश रिजर्व रेशियो इतना है, हमारा जीडीपी इतना है, और आटा चावल जब आप 50 रुपये किलो खरीदने जाओगे, पेट्रोल भरवाने जाओगे 100 रुपये, तो इसका असर जनता पर पड़ता है, वो नहीं समझती है अभी भी देश की जनता जीडीपी की भाषा। आपका क्या कहना है? जी सही, आप एकदम बहुत सही कहे कि जो है जीडीपी की भाषा जो है, या ट्रिलियन के जो है 5 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी बनने की जो है, हकीकत ये है संजय जी कि आज के समय में जो है धनिया आपका 500 रुपये किलो बिक रही है। महंगाई का आलम देखिएगा, 500 रुपये किलो धनिया बिक रहा है। धनिया इस बेमौसम का है, लेकिन जो है वहीं पे लहसुन और प्याज दोनों की खुदाई इसी समय हो जाती है, और लहसुन आपका जो है 300 रुपये किलो बिक रहा है, प्याज 200 रुपये किलो मंडी में बिक रहा है। आप और दूध के दाम 2 रुपये बढ़ा दिए गए हैं भैया, 200 वही दूध के दाम 2 रुपये बढ़ा दिए गए। आप जो है 66 रुपए का अमूल का जो है 1 लीटर दूध आता था। अरे शांत रहो महाराज। बघेल जी सुन लो, वो पसेरी की बात थी। अरे वो पसेरी की बात थी, संशोधन हो गया। हाँ सुने तो, आप जो है वो पसेरी की बात थी, प्याज। हाँ दूध जो है, नहीं साहब, प्याज जो है, हाँ पसेरी की बात थी, 50 रुपए किलो। आप जो है उसकी देखे जो है, दूध 66 रुपए का अमूल था, 68 रुपए तुरंत हो गया। महंगाई का आलम यह है कि लोग जान रहे हैं, लेकिन जो बैठे हुए शासन सत्ता के लोग हैं वो ये कहते हैं कि महंगाई कुछ भी हो, 500 रुपए लीटर जो है अगर पेट्रोल भी हो जाए तो हम शौक से जो है मोदी सरकार बनाएंगे। मोदी सरकार की ये विफलता है। आम नागरिक, ये देश जो है मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है। यहाँ गरीब और अमीर दोनों को जो है खाने रहने का जो है हक देती है। यहाँ के लोग ऐसे लोग हैं, लेकिन चंद पूंजीपतियों के लिए आप जो है ऐसा काम कर रहे हैं कि जो है सारे जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। रही बात, एक चीज और है, बहुत बड़ी बात रही कि जो है अभी आपने जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रवक्ता से पूछा कि नीट की जो है, आज तक जो है कह रहे थे कि जो है पिछली सरकारों की, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि पिछली सरकारों में ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसी वजह से जो है नीट की परीक्षाओं या जो है ऐसी परीक्षाओं में पर्चा लीक हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस का डाटा है 41 जो है, जब से मोदी सरकार 2014 से बनी है तब से 41 परीक्षाएं जो है पर्चा लीक हुआ है। बच्चे जो है कम से कम जो है 100-150 बच्चे, अभी 60 बच्चों का जो है डाटा है जो कि नीट परीक्षा से जो है सुसाइड किए हैं अवसाद में आके। कम से कम 100-150 बच्चे होंगे। बिहार से पूरी सूचना मिल जाती है, झज्जर से पूरी सूचना मिल जाती है, आपकी गोधरा से मिल जाती है। सारे के सारे रैकेट खुलासा हो गया है। इसके बावजूद भी जो है आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपके जो है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और एक चीज 1553 या जो भी 63 है,
उन लोगों के अगर परीक्षा जो है दोबारा हो रहा है, री एग्जाम हो रहा है, तो आप उसमें जो है कम से कम 5 गुना इजाफा कर लीजिए। 15 75 7,500 लोग ऐसे होंगे जिनको जो है बैकडोर से एंट्री दी गई, जिनका जो है परीक्षा करवानी चाहिए थी। ये नहीं, पूरी तरह से जो है परीक्षाओं को जो है रद्द कर देना चाहिए। और जो हमारे देश में अराजकता फैली हुई है, खास तौर पे जो है जो बच्चों को जो है भविष्य, बच्चों के भविष्य की बात है, जो नौजवान जो है हमारे देश के जो है कर्णधार बनेंगे, उनको जो है आप बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और देश को भी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर हरिनाथ जी जी भाई, बेरोजगारी महंगाई को लेकर के बघेल जी कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं ठीक है, महंगाई दर बहुत कम है, आप क्या कहेंगे? ऐसा है संजय जी, महंगाई की बात ये क्या जाने, जब ये 400 रुपया सिलेंडर था तब भी ये महंगाई कहते थे, और 1100 है तो ये कह रहे महंगाई नहीं है। हाँ, उस समय गाना बहुत चला था, सखी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। इनकी बात अभी जो चर्चा चल रही थी, हमारे सहयोगी लोग चला रहे थे, नीट परीक्षा की। आप बताइए, कभी भी कोई ऐसा उदाहरण है कि कोई 14 दिन, अगर 14 तारीख को कोई पेपर का परिणाम रिजल्ट घोषित होना है और वो 10 दिन पहले ही घोषित हो जाए, और 4 जून को जब चुनाव परिणाम में पूरा देश दुनिया डूबी रहे और उसके आड़ में इस नीट परीक्षा की जो गलतियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, वो छिप जाए। और हमारे आनंद प्रधान जी का वही मोदी जी जैसा ही ठेकरही कर रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं कोई घुसा नहीं, जबकि हमारे सैनिक शहीद हो गए। ऐसी तरह से ये भी कह रहे हैं कि कोई पर्चा लीक हुआ नहीं और भ्रष्टाचारियों और लीक करने वाले गिरफ्तार हो रहे हैं। तो भैया, इन लोगों की कथनी करने की क्या बात करें। आज जिस तरह से रोजगार ठगा महसूस कर रहा है, युवा ठगा महसूस कर रहा है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने तो पेपर लीक मामले में मुद्दा उठाया था चुनाव में, और उसका साथ भी मिला युवाओं का कि पेपर लीक के लिए मैं ऐसा कानून बनाऊंगा कि आगे से कोई अधिकारी इसमें लिप्त होने की हिम्मत नहीं करेंगे। और अभी देखिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, पुलिस की परीक्षा, आरओ की परीक्षा, सब लगातार। अरे भाई, वो तो 12 परीक्षाएं निरस्त हुई है, निश्चित तौर पर चिंता का विषय। सुनील जी, और बिहार, क्योंकि अब समापन का इशारा हो रहा है अंदर से, मैं एक कमेंट आपसे लेना चाहूँगा कि अभी भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सोचने पर मजबूर नहीं है कि आंकड़ों के बदौलत आम जनता को, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या जो पुअर क्लास हैं, है ना, उनको आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। उनके जीवन में जब कुछ सस्ता बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 मुद्दे ऐसे होते हैं जो सीधे तौर पर जनता को फील गुड महसूस कराते हैं। इसके अलावा कोई बयान काम नहीं आता है। जी संजय जी, अभी हमारे दिलीप जी कह रहे थे कि प्याज 40 रुपए में हो गया है। हम आप एसी में बैठे हैं, जरा उस अन्नदाता को निकल इस एसी से बाहर देखिए कि 40 रुपए प्याज जो हम आप चर्चा कर रहे हैं, उसकी कीमत कितनी आ रही है। उस पर कोई सरकार बोलना नहीं चाह रही है। मैं तो सदैव कहता हूं, अगर वास्तव में अन्नदाता के आप समर्थक हैं तो 3 चीजें उससे उपलब्ध कराइए। सस्ते दर पे तार, क्योंकि पशु सबसे बड़ी समस्या अन्नदाता की। मैं तो ग्रामीण अंचलों में जाता हूं, उस अन्नदाता के साथ बैठता हूं, देखता हूं क्या हालत इस प्रदेश में है। आप उसको तार मुहैया कराइए जिससे जानवरों से उसकी खेती रक्षा हो सके। डीजल के लिए अगर डीजल आप सस्ता देंगे संजय जी, तो निश्चित रूप से कि उसको भी फायदा होगा, और जिन सब्जियों को आज 40-50 रुपए हम खा रहे हैं वो सस्ती होंगी। डीजल 100 रुपए में अन्नदाता ले रहा है, 300 उसकी लेबरी हो गई। जरा कास्ट निकालिए, जिस प्याज आलू की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो आलू प्याज कीमत कम 60 रुपए से कम नहीं आएगी जी। तो क्या माना जाए सुनील जी, आखिरी कमेंट 30 सेकंड में, कि ये उपचुनाव अगर सुधार नहीं होता है, जिन मुद्दों को लेकर के लोकसभा चुनाव में शिकस्त खानी पड़ी थी, क्या वही हालात बने रहेंगे? हालात तो वही रहेंगे अगर सरकार जागती नहीं। हमारा आप काम है जनता की समस्याओं को सरकार की चौखट तक पहुंचाना। आप उस पर ध्यान दो न दो, ये आपकी मर्जी है। और मैं फिर कह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव जो होने हैं, अगर योगी जी ने इसी तरह से अपनी कमर कसी तो स्थिति बदल सकती है, वरना यही ब्यूरोक्रेट्स, में फिर कह रहा हूं, सब चकाचक बता करके लूटते रहेंगे। अभी आपने देखा 700 करोड़ घोटाला पंचायती राज विभाग का चल रहा है सोशल मीडिया पे। अटल राज जी ने जांच का आदेश दिया, अभी तक कुछ उसमें नहीं हुआ है। 7 और 200 करोड़ घोटाला
पशुपालन विभाग का चला, जांच चल रही, कुछ आज तक नहीं हुआ है। चलिए, 200-250 करोड़ घोटाला कृषि विभाग, जब सारे विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में ही डूबे हुए हैं तो जनता तक कैसे पहुंचा? चलिए, सूचना तो ये आ रही है कि निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर नौकरशाही में तबादला होना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी बहुत समझदार हैं और सधे हुए हैं और भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति वो रखते हैं। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है कि ये जो उपचुनाव है ये निश्चित तौर पर प्री क्वालिफाइंग राउंड होगा टीम योगी की, और एक मौका भी होगा कि जो उन्हें नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में, भारी तादाद में उनकी सीटें जो कम हुई हैं, तो उसकी भरपाई इन उपचुनावों में जीत हासिल करके वो अपने आप को साबित कर सकें। हालांकि ये भी बात अलग है कि गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत थे और मुलाकात को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलेंगे, लेकिन ये मुलाकात किन परिस्थितियों में संभव नहीं हो पाई ये समझ से परे है। लेकिन फिलहाल ये कहा जाएगा कि चुनौतियां तो दोनों के सामने हैं, देखें कौन किस पर भारी पड़ता है। कुछ और मुद्दों पर हम यूं ही चर्चा लेकर आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। अहमद हसन आबदी और जावेद आबदी, नौगावा, सादात जनपद अमरोहा की ओर से देशवासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हाजी चांद आलम, पूर्व चेयरमैन, नौगावा सादात अमरोहा की ओर से आप सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हाजी चांद आलम, पूर्व चेयरमैन, नौगावा सादात अमरोहा।